हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। अब शुरुआत करने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर और उसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन। ठीक है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये ग्रुप को जाके ज्वाइन करो। ये जो चैनल दिया हुआ है अतुल्य एडुकेट टेलीग्राम में, उसको जाके ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं जो भी वीडियो खत्म होता है उसका पीडीएफ फॉर्मेट वहां पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। तो वो चैनल जाके ज्वाइन करो। ओके। अब देखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो क्या था? इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर 2 में, वो पढ़ा था हमने एक नया कॉन्सेप्ट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे ऑफ सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। ठीक है, रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद एक्सरसाइज, फिर उसके बाद लेक्चर 3 में हमने एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व किया था। ठीक है। फिर उसके बाद लेक्चर 4 में हमने एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व किया था। फिर उसके बाद लेक्चर 5 में हमने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वॉल्यूम के, वो हमने सॉल्व किए थे। ठीक है। अब करेंगे हम लोग लेक्चर 6, जिसमें हम लोग इसी जो कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का, इससे ही रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन लोग को कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो एक बार लेक्चर 5 जाके देख लो। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है वो, तो एक बार जाके देख लोगे तो फिर एक्सरसाइज 13.3 जो है लेक्चर 6, वो तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब देखो, एक्सरसाइज 13.3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या है, जो मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया सबसे पहले, फिर उसको फिर से बनाया गया, उसको किस में रिकास्ट किया गया? शेप ऑफ सिलेंडर में। ठीक है। तो यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसको वापस से रिकास्ट करके किस में कन्वर्ट किया गया है? शेप ऑफ सिलेंडर में। ठीक है। अब ये जो शेप ऑफ सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि तुम लोग अभी ये जो देख रहे हो वीडियो, ये वीडियो सिर्फ देखो मत, एक पेन और कॉपी लो और सॉल्व करना शुरू करो इस मेरे साथ। ठीक है। एकदम मैं आराम से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चंस, तो एकदम ध्यान से सुनना और उसको फिर वापस लिखना भी। ठीक है। उससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट तो हो रहा है, मगर वॉल्यूम वही का वही है। ठीक है। उसको ही मेल्ट करके वापस से रिकास्ट किया गया है। तो वॉल्यूम रिमेन द सेम बट द शेप चेंज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम ही है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर एस क्यूब। आर एस क्यूब लिया है बिकॉज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इधर आर सी लिया हमने क्योंकि ये रेडियस है सिलेंडर का। अब आर एस कितना दिया गया है हमें? 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको अगर मेरे को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा मैं? 42/10। और वही अगर आर सी दिया हुआ है, आर सी इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, कैंसिल हो रहा है। क्या? पाई कैंसिल हो रहा है, तो पाई कैंसिल कर दो। तो क्या बचा नीचे? 4/3 RS³ इक्वल टू RC² × H। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। तो यहाँ पे RS की जगह क्या आएगा? 42/10। तो यहाँ पे 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इक्वल टू RC², 6 × 6 × H। ठीक है। अब ये 6 × 6 इसको इससे लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/6 × 1/6 हो जाएगा। ओके।
तो 42/10 इंटू 42/10 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इक्वल टू h। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ कैंसिल हो रहा है। 6 की टेबल में 42 आता है, कब आता है? 7 में आता है। तो 6 1 जा 6, 7 जा 42, फिर से 6 1 जा 6, 7 जा 42। फिर 3 की टेबल में आता है क्या? 42 आता है। 14 3 जा 42। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ हो सकता है क्या कैंसिल? हाँ हो सकता है। क्या? नीचे 10 10 को कैंसिल कर सकते हैं, मगर हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर जो भी नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग सीधा 1000 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमें? h विल बी इक्वल टू 4 इंटू 14/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10। तो यहाँ पे देखो 14 4 जा 56, तो यहाँ पे 56 इंटू 7 7 जा 49। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, 9 6 जा 9 5 जा 45, 45 प्लस 24, 45 plus 24, that will be 69, 69 plus 74। ठीक है, 27। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमें? 2h will be equal to 2744 अपॉन 1000। 1000 कैसे? 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो दैट विल बी h will be equal to 2.744, which we can write 2.7। ठीक है, तो 2.7 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे 3 स्फीयर दिए हुआ है। ठीक है, तीनों स्फीयर की रेडियस क्या है? 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला स्फीयर है, इसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर, सेकेंड की होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और थर्ड की होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तीनों को मेल्ट किया गया है और फिर उससे एक नया शेप बना। वो नया शेप भी क्या है? स्फीयर ही है। तो तीनों को मेल्ट करवा के एक नया शेप बनाया है, जिसका हमें निकालना है रेडियस। इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ शेप चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तीनों का वॉल्यूम को ऐड करके हमें फाइनल एक नया वॉल्यूम मिला है। ठीक है, नया शेप मिला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? तीनों का जो वॉल्यूम है, यहाँ पे फर्स्ट का हम लोग लेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3। ये तीनों को प्लस करके एक नया हमें मिला है विच इज vs। ठीक है, अब स्पीयर का क्या होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस यहाँ पे r1 क्या मैं एक बार बता देता हूँ। r1 है 6 सेंटीमीटर, r2 है 8 सेंटीमीटर और r3 है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 पाई r प्लस 4/3 पाई r इक्वल टू 4/3 पाई r s का होल क्यूब, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका निकालना, और ये क्या है? r s है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? इन तीनों में कॉमन आ रहा है 4/3 पाई। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आया? r1 का होल क्यूब प्लस r2 का होल क्यूब प्लस r3 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई rs का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4/3 पाई, इधर भी 4/3 पाई, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो क्या बचा हमारे पास? वी गॉट r1 का होल क्यूब प्लस r2 का होल क्यूब प्लस r3 का होल क्यूब इक्वल टू rs का होल क्यूब। अब यहाँ पे r1 क्या है? लिखो 6 है, तो यहाँ पे 6 का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 10 का होल क्यूब, दैट विल बी rs का होल क्यूब। ठीक है, अब 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 216 और 8 का क्यूब होता है 512 प्लस
यहाँ पे 10 का क्यूब होता है 1000 एंड दैट विल बी इक्वल टू RS का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे RS का होल क्यूब क्या आया हमें, प्लस करो 216 प्लस 512 दैट विल बी हाउ मच, इसको प्लस करोगे तो आएगा 728 प्लस 1000। तो यहाँ पे RS का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 1728। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे को RS चाहिए, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे को RS का होल क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे क्यूब रूट दोनों तरफ लेना पड़ेगा क्यूब को हटाने के लिए। ठीक है, क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट ही रहते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे को आप लोग बताओ कि RS का आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा मेरे को बताओ, 1728 कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, वो मेरे को बताओ, वही उसका आंसर हो जाएगा, ये जो नंबर होगा यही इसका रेडियस हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth from digging is eventually spread out to form a platform 22 मीटर by 14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक सिलेंडर के माफिक एक वेल को डिग किया गया। वेल कौन से शेप में है, वेल है सिलेंडर की शेप में। ठीक है, ये अर्थ में डिग किया गया है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर अर्थ में डिग करोगे तो जितने एरिया में इसको डिग किया गया है उतने एरिया का जो मिट्टी है वो बाहर आ जाएगा। तो वही चीज हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, जो अर्थ है यहाँ पे मिट्टी को अर्थ दिया है। ठीक है, द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंचुअली स्प्रेड आउट, तो बाहर आके वो इवेंचुअली पूरा स्प्रेड आउट हो गया। ओके, तो ऐसा पूरा वो स्प्रेड आउट हो गया है, ऐसा करके पूरा स्प्रेड आउट हो गया इसके ऊपर। ठीक है, ऐसा करके पूरा स्प्रेड आउट हो गया है। अब यहाँ पे जो इसका प्लेटफॉर्म बना वो क्या मिला है, 22 मीटर बाय 14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, उसकी लेंथ है, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 22 मीटर और उसकी जो ब्रेथ है वो कितना है, दैट इज 14 मीटर। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे सिर्फ शेप चेंज हुआ है, जो मिट्टी, जितना वॉल्यूम ऑफ मिट्टी सिलेंडर की शेप से निकला था उतना ही वॉल्यूम ऑफ मिट्टी से क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेप चेंज हुआ है मगर वॉल्यूम वही का वही है, क्योंकि जो मिट्टी हमने निकाला वही मिट्टी से हमने इवेंचुअली स्प्रेड करके क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या लेंगे इधर, 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना दिया है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया डायमीटर 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, और डीप कितना है 20 मीटर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, दो बार लिखेंगे तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 विल बी इक्वल टू लेंथ, लेंथ इज 14 इंटू 22 इंटू हाइट विच इज h। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है, कैंसिल करने के पहले एक काम करते हैं, ये 14 इंटू 22 को इससे लेके जाते हैं तो क्या आएगा, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इंटू ये 1/14 हो जाएगा इंटू 1/22 इक्वल टू h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 7 7 कैंसिल हो जा रहा है, तो कैंसिल करो उसको फटाफट एकदम। फिर 2 से 20 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2 10 जा 20। फिर उसके बाद 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 7 है, इससे 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 2 जा। अब यहाँ पे 2 आ गया तो 2 से क्या कैंसिल हो सकता है, 2 से 5, ये 2 से 10 कैंसिल हो सकता है, तो करो वो। तो यहाँ पे 2 1 जा और 2 5 जा। अब 22 दोनों कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 22 कैंसिल हो गया। और फिर उसके बाद क्या बचा यहाँ पे सिर्फ बचा है
5 और नीचे बचा है 2, तो यहाँ पे h क्या है, h वी गॉट 5/2 विच इज 2.5 मीटर। ठीक है, देखो कैलकुलेशंस तो तुम लोग कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये तुम्हें समझ गए कि कैसे लिखना है, ठीक है, अगर ये समझ गए तो फिर आगे के आगे तो तुम्हें कैलकुलेशन है, बस सिर्फ फॉर्मूला डालना है और उसे कैलकुलेट करना और कुछ नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने मार्क किया उधर, कि अगर ये समझ गए कि कैसे लिखा जाता है तो सब चीज हो गया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है पिछले क्वेश्चन जैसे ही, अभी तक तो वही है कि यहाँ पे भी एक वेल लिया है और उसको भी जमीन में डग किया गया, कितना 14 मीटर डीप, उसका डायमीटर कितना है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेल है वो कौन से फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो जो एरिया में उन्होंने डग किया है तो उतना जो पूरा उसका मिट्टी का जो वॉल्यूम था वो पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवेंचुअली all around it in a shape of the circular ring to of width 4 meter to form an embankment। ठीक है, एक एम्बार्कमेंट बनाने के लिए, एम्बार्कमेंट बनाना मतलब आप समझ लो एक टाइप का रोड्स बनाना, ऐसा टाइप का आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एम्बार्कमेंट मतलब रोड्स टाइप का ही समझ लो कि सड़कें बनाने के लिए ही हमने ये किया है, या फिर पानी स्टोर करने के लिए कि भाई ऐसा फैसिलिटी कुछ हमने किया है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, जो मिट्टी वहां से निकली है, ठीक है, उससे हमने क्या किया है, एक एम्बार्कमेंट बनाया, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ है 4 मीटर। ठीक है, ये उसकी विड्थ हो गई 4 मीटर। ठीक है, ये उसके ऊपर ही इवेंचुअली स्प्रेड आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। अब देखो, जो इसको हम लोग सिलेंडर ए मान लेंगे, दूसरे को हम लोग मानेंगे सिलेंडर बी। तो पहले देख लेते हैं सिलेंडर ए में क्या क्या गिवन है, पहले लिख लेते हैं वो। यहाँ पे सिलेंडर ए में क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है डी ए इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 मीटर, और इसका हाइट कितना है, हाइट है इसका एच ए है 14 मीटर। और वही चीज अगर सिलेंडर बी में देखें तो क्या है, यहाँ पे विड्थ कितना उसका, ये वाइड कितना है 4 मीटर वाइड है, और इसमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर ये पूछूं कि इसका तो रेडियस मेरे को पता चल गया कि सिलेंडर ए का कितना है, मगर सिलेंडर बी का पूछूं तो सिलेंडर बी का रेडियस कैसे निकलेगा। देखो अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो सेंटर इसका ये हो जाएगा सिलेंडर बी का, और यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ये है इतना सा एरिया, ये किसका है, ये तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ए है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग रेडियस ऑफ सिलेंडर बी निकालेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ए को भी प्लस जो वाइड है उसका वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर ए लेंगे प्लस उसका जो ये वाइडनेस है 4 मीटर, वो भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर बी विल बी इक्वल टू, आर ए कितना दिया हुआ है 3/2 मीटर प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू 11/2 मीटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जितना वॉल्यूम उसका जो जितना जितना अंदर डाला गया था उसको सिलेंडर ए को अर्थ के अंदर, उतना ही जो उसका मिट्टी है वो बाहर निकला, और उसी मिट्टी से हमने क्या बनाया है, ये एम्बार्कमेंट बनाया, उसकी हमें हाइट निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, दोनों का सिर्फ शेप चेंज हुआ है। इधर शेप भी चेंज है, मगर कहने के लिए कि एक सिलेंडर ए दूसरा सिलेंडर बी है तो शेप चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम रिमेन द सेम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ए एच ए विल बी इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे आती है रेडियस की बात। अब देखो अगर इसका हम लोग रेडियस लेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो सिलेंडर बी का रेडियस ले रहे थे तो कहाँ से ले रहे थे, यहाँ पे सेंटर से लेके यहाँ तक ले रहे थे। ठीक है, मगर हम तो सिर्फ वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग कितना डिस्टेंस लेंगे, हम लोग इस चीज का वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ से तो ले नहीं सकते।
ये तो ले नहीं सकते, तो इतना ही लेना पड़ेगा हमें। तो इतने का हमें रेडियस निकालना होगा। तो इतने का रेडियस कैसे निकलेगा? यहाँ पे जो टोटल रेडियस दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो हमने यहाँ पे निकाला था, इसको माइनस कर देंगे हम लोग ये जो रेडियस ऑफ सिलेंडर ए है उससे, तो हमें कितना मिल जाएगा? इतना गैप मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो एक और बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमने पहले आर बी दिया था, आर बी जो निकाला था रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, वो यहाँ से यहाँ तक दिया था। तो उसमें क्या किया था हमने? आर ए प्लस जो वाइडनेस है इसकी, उन दोनों को प्लस किया था। सही बात है कि नहीं? ये चीज समझ में आई। उससे कितना आया हमें? 11.2 मीटर। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम मतलब किस पार्ट का निकाल रहे हैं? बस इतने ही तो पार्ट का निकाल रहे हैं ना, रेडियस बी का हम लोग वॉल्यूम, सॉरी सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम निकाल रहे हो इतनी पार्ट का निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ इतने ही पार्ट का रेडियस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस दिया है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ से लेके जो सिलेंडर ए का रेडियस है उससे माइनस कर देंगे, तो कितना पार्ट मिल जाएगा उससे? ये जो पार्ट है, ठीक है, जो हमें चाहिए वो पार्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर बी का स्क्वायर माइनस आर ए का स्क्वायर इंटू एच बी। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया तुरंत, देखो क्या कैंसिल हो जा रहा है? पाई और पाई कैंसिल हो जा रहा है। ये चीज समझ में आ गई ना? अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? पाई और पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो उसको कैंसिल कर दो। तो क्या बचा यहाँ पे? देखो यहाँ पे बचा आर स्क्वायर ए एच ए इक्वल टू आर स्क्वायर बी माइनस आर स्क्वायर ए इंटू एच बी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो आर ए कितना दिया हुआ? आर ए दिया था 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच ए विच इज 14 इक्वल टू, यहाँ पे आर बी कितना है? आर बी इज 11/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच बी। ठीक है, तो यहाँ पे 9/4 इंटू 14 इक्वल टू यहाँ पे 121/4 माइनस 9/4 इंटू एच बी। तो यहाँ पे 9/4 इंटू 14 इक्वल टू, यहाँ पे अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 121 माइनस 9 दैट विल बी 112। ठीक है, तो 112 इंटू एच बी। अब क्या करेंगे? 112/4 को इस साइड लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9/4 इंटू 14 इंटू 4/112 इक्वल टू एच बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 14 के टेबल में 112 आता है क्या? देखो 112 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 5 जा इज, हाँ ठीक है, 14 6 जा, 14 7 जा नहीं, फिर उसके बाद 14 8 जा, 14 8 जा इज 112, तो 14 1 जा 14 8 जा, तो क्या बचा हमें? डिनोमिनेटर में 8 बचा और न्यूमरेटर में सिर्फ 9 बचा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच बी इज इक्वल टू 9/8। अब ये मैंने आपको दे दिया आंसर फ्रैक्शन में, मेरे को चाहिए आंसर डेसिमल में, मेरे को डेसिमल तक आंसर लिख के दिखा। ठीक है, और ये आया है मीटर में। ओके, समझ में आ गया कैसे हाइट निकालते हैं हम लोग? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो एक कंटेनर है जिसका शेप कैसा है? सिलेंडर की फॉर्म का शेप है। ओके, ये हमने सिलेंडर की फॉर्म का एक शेप डाल दिया यहाँ पे कंटेनर का। अब इसके हिसाब से जो डायामीटर है वो कितना है? डायामीटर इज 12 meter and height is 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी
6 मीटर। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा आइसक्रीम से भरा पड़ा है, ठीक है, ये जो कंटेनर है ये पूरा आइसक्रीम से ऊपर भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक कोन है, ठीक है, इसमें इसकी हाइट कितनी है, हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये भी सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने गलती में मीटर में लिख दिया मगर सब सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर ही मान के चलो, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें जितना भी आइसक्रीम है वो सब कोन में हमें डालना है, ठीक है, और कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है। ओके, तो यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो हेमिस्फेरिकल शेप है वो कोन के, हेमिस्फेरिकल शेप का जो बेस है वो कौन से शेप का होता है, हेमिस्फीयर का जो शेप, जो बेस होता है वो कौन से शेप का होता है, वो होता है सर्कुलर शेप का। और जो कोन का जो टॉप है वो भी कौन से शेप का होता है, वो होता है सर्कुलर बेस का, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का जो सर्कुलर बेस है वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ जा रहा है। तो इसका मतलब जो डायमीटर कोन का होगा वही डायमीटर किसका हो जाएगा, हेमिस्फीयर का हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस हो जाएगा हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज समझ में आया। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो हमें ये बताना है कि अगर ये पूरा जो आइसक्रीम से बना हुआ कंटेनर है, अगर इसको पूरा हम लोग कोन में खाली करना शुरू करते हैं तो हमें कितने कोन्स लगेंगे पूरे आइसक्रीम को हमें खाली करने में कंटेनर से, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स टू फिल द होल आइसक्रीम फ्रॉम द कंटेनर। अब ये शुरुआत करने से पहले एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। थोड़ा इमेजिन करो कि आपका क्लासरूम है, ठीक है, आपके क्लासरूम में अगर मेरे को ये पता लगाना है कि क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं तो मैं कैसा पता लगाऊंगा, ठीक है, कैसा पता लगाऊंगा, सबसे पहले जो क्लासरूम की कैपेसिटी है, ठीक है, क्लासरूम का जो कैपेसिटी है उसका हम लोग, कैपेसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम, तो इसका मतलब मैं पहले क्लासरूम का वॉल्यूम निकालूंगा। फिर एक जो बच्चा है मैं उसका वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है। अब अभी के लिए वॉल्यूम मान के चलो, ठीक है, बॉडी मास होता है मगर वॉल्यूम मान के चलो, मैथमेटिकल के हिसाब से चल रहे हैं तो अभी वॉल्यूम मान के चलो। तो यहाँ पे एक बच्चे का जो वॉल्यूम है वो मैं निकालूंगा और जो पूरा क्लास का जो वॉल्यूम है वो निकालूंगा। और क्या करूंगा, मैं फिर दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो मैं दोनों को डिवाइड करने से क्या हो रहा है, दोनों को डिवाइड करने से मेरे को ये पता चल जाएगा कि अगर, ये पता चल जाएगा कि एक क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं मैक्सिमम, समझ में आया। तो यही केस इधर भी है, इधर भी क्या कर रहे हैं हम, इधर भी जो पूरा आइसक्रीम है सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर उसको हम लोग कोन्स में खाली कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि हम कितने कोन्स में इसको खाली कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसको हम लोग एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ कोन्स। ओके, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो देखो, अब number of cones filled with ice cream is divided by volume of the cylinder by volume of a cone, volume of a cone plus volume of हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर पार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो, हैविंग अ हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, दो मेथड है इसके, पहले तीनों को अलग अलग निकालो फिर डिवाइड करो। और उससे अच्छा क्या है
कि पहले से डिवाइड करके पहले से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड करते करते आंसर निकालो। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 4/3 pi r cube plus volume of hemisphere, sorry, volume of cone is 1/3, sorry, pi r square h और volume of hemisphere is 4/3 pi r, ठीक है। अब यहाँ पे r को लिख लेते हैं हम, ये दोनों का तो r सेम है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे दोनों को r ही रहने देते हैं, और यहाँ पे जो सिलेंडर का r है उसको हम लोग ले लेते हैं आर सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले कैंसिल हो रहा है पाई, तीनों का पाई का वैल्यू कैंसिल हो जा रहा है, तो कैंसिल करो वो, ओके। तो क्या है आपके पास आर स्क्वायर सी एच अपॉन 4/3 आर क्यूब प्लस 1/3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, यहाँ पे आर कितना दिया है सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू एच विच इज 15 अपॉन 4/3 इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है इसका 3 सेंटीमीटर है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, प्लस 1/3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जा रहा है, और इधर भी 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे h भी है, ये h नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे जो h था वो नहीं लिखा है, तो h कितना दिया हुआ है इसका 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करो, ये 3 कैंसिल हुआ, ये भी 3 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा यहाँ पे देखो, 1 मिनट इसको रब कर देता हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया ना, ठीक है। देखो काफी इजी है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हर चैप्टर का ना एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो चीज अगर पता चल गया कैसे सॉल्व करना है तो फिर मार्क्स लाना इतना मुश्किल नहीं है मैथ्स में, ठीक है। सच्ची में बता रहा हूँ कि अगर अगर 3-4 महीना 4 से 5 महीना भी अगर इज्जत से पढ़ा ना, एकदम एकदम सीरियसली होके पढ़ा, और ये समझिए कि कैसे क्वेश्चन को देखना है, बस इतना ही समझ लो, तो 10th में कहीं 90% नहीं गया, मिनिमम से मिनिमम 90% तो आ ही सकता है, एकदम गारंटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए ही प्रैक्टिस करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो तुम एक बार समझ लोगे, मगर कभी कभी क्या होता है कि 10 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अलग टाइप के दिए होंगे, ठीक है, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके लिए ही लोग प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स को, वरना मैथ को प्रैक्टिस बहुत लोग हैं, जो बहुत बच्चे जो करते भी नहीं है, ठीक है। मगर क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपकी हैबिट बनेगी प्रैक्टिस करने की, वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आगे जाके अगर आपको ज्यादा लिखना भी पड़ेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये पता चल जाता है, ये पता चल जाता है कि हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये पता चल गया तो आप मैथ में 10th में कौन सा भी पेपर आने तो कोई भी क्रैक कर लोगे आप मैथ का, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम 90% तो लाके दिखाओगे मैथ्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 इंटू 6 इंटू 15, जो नीचे लिखा हुआ है ना वही लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 12। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे, फिर पहले प्लस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, इससे और इजी बता रहा हूँ। अब देखो क्या करोगे हम लोग, ये जो 6, 6, 15 जो भी नंबर दिए हुए ना, इन सबको जो नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करो, तो जैसे ऊपर 6 दिया हुआ है, 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 दिया हुआ, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो यही चीज प्रैक्टिस दिलाती है कि भाई कैसे इसको अप्रोच करना है। अभी अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो 70% क्वेश्चन हो गया, मगर
अगर ये नहीं पता कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, कैसे इजी तरीके से करना है, तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया 3 × 12, 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 4 3 12। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 × 2 × 3। ठीक है, अब देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है ये मेरे को बताओ। नीचे डिनोमिनेटर में 2 2 दिए हैं, 2 3, यहाँ पे भी 2 2 दिए हैं और 2 3 दिए हुए हैं, तो दोनों कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऊपर 3 × 3 × 2 × 2 × 3 × 5 अपॉन नीचे बाहर क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 3, अंदर क्या बचा दोनों तरफ 1 + 1, क्योंकि दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन करके। ठीक है, तो अंदर क्या बचा 1 + 1। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर से 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमें, वी गॉट 15/2। ठीक है, सन में then that will be equal to 7.5। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम जो फिल्ड हो सकती है वो कितना है, नंबर ऑफ आइसक्रीम that will be filled which is 7.5 आइसक्रीम। ठीक है, समझ में आया? ओके, कुछ डाउट तो नहीं ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 2 सेंटीमीटर थिकनेस है 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जो कॉइन जो होता है, कॉइन को अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सी शेप का होता है, कॉइन ऐसा होता है कि नहीं, ऊपर से एकदम सर्कुलर टाइप का रहेगा। ठीक है, उसके दो बेस होते हैं, ऊपर से और नीचे से एकदम सर्कुलर रहेगा और बाजू से थोड़ा सा थिकनेस रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा शेप दिख रहा है, ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, वो है 1.75 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है 2 मिलीमीटर। अब थिकनेस मतलब यहाँ पे होती है हाइट। ठीक है, तो हाइट मिलीमीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो कन्वर्ट करो इसको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ, एक क्यूबॉइड बनाने के लिए कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज आ गई, क्या कि नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन is equal to the volume of the cuboid upon volume of a silver coin। समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे क्यूबॉइड बना लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लेंथ दी हुई है दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। ओके, और जो हाइट दी हुई है दैट इज, सॉरी, जो ब्रेथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और जो हाइट दी हुई है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अपॉन πr² h। ठीक है, और डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका 1.75 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.75 अपॉन 2। ठीक है, दैट विल बी 175 अपॉन 200, और जो भी पॉइंट में दिया डेसिमल में उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 5.5 दिया था, इसको 55 अपॉन 10 ले लेंगे इंटू 10 इंटू 35 अपॉन 10, और नीचे क्या आएगा, नीचे इट विल बी 22/7 इंटू 175 अपॉन 200 इंटू 175 अपॉन 200 इंटू h, एंड h इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया यहाँ तक। अब मेरे को चाहिए इसके आगे कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं। जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, उतने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके हमने एक क्यूबॉइड बनाया है, वो आंसर आएगा। ओके, तो मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा इसका।
ठीक है चलो, और जिसका आंसर सही आएगा उसको मैं पिन करूंगा पक्का, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद द रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद द सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल बकेट है, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं मस्त एकदम सिलिंड्रिकल बकेट। बकेट का शेप क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, रेडियस है बच्चों 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर रेडियस है। अब आगे देखो, ये पूरा सैंड से भरा हुआ है, ठीक है। अब आगे दिया, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। जैसे ही मैंने यहाँ पे नीचे से इसको पूरा एम्प्टी किया बकेट को, तो क्या हुआ, नीचे की तरफ जो सैंड इसके अंदर थी, जो सैंड पहले सिलेंड्रिकल शेप में थी, जैसे उसको खाली किया सिलेंडर को सैंड से, तो क्या हो गया, सैंड का एक नया शेप बन गया और वो हो गया एक कॉनिकल शेप, ठीक है। अब ये जो कॉनिकल शेप है, इसमें इसकी हाइट क्या दी हुई है, हाइट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस कॉनिकल हिप। रेडियस फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट और रेडियस दोनों फाइंड आउट करना है, मतलब आर और एल दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये भी फाइंड आउट करना है एल, और ये आर भी फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सैंड था वो तो वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है। क्या हो गया, जो वॉल्यूम ऑफ सैंड पहले एक ये बनाया था सिलेंडर में था, वही वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या बना दिया, अभी कॉनिकल हिप बना दिया। इसका मतलब सिर्फ शेप चेंज हुआ है फ्रॉम सिलेंडर टू कोन, मगर वॉल्यूम वही का वही रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस और लेंथ और स्लैंट हाइट, किसका, कोन का। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं कोन का, ठीक है। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, ये सिलेंडर का है और ये कोन का है, ठीक है। तो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देखो पाई पाई कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या बचा इधर, आर स्क्वायर सिलेंडर हाइट इक्वल टू आर स्क्वायर कोन हाइट अपॉन 3, ठीक है। तो अब ये 3 को इससे लेके चले आएंगे तो क्या आएगा, 3 आर स्क्वायर सिलेंडर हाइट इक्वल टू आर स्क्वायर कोन हाइट। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या है, रेडियस दिया हुआ 18, तो 18 इंटू हाइट, हाइट कितना दिया है 32 इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसको रब कर देते हैं, ठीक है। रब कर दिया, देखो अब यहाँ पे इक्वल टू आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या है, हमें रेडियस ऑफ द कोन क्या दिया हुआ है वो हमें निकालना है, ठीक है। सॉरी रेडियस ऑफ द कोन निकालना है, और हाइट कितना दिया हुआ है रेडियस का, कोन का 24 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे 3 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 1/24 इक्वल टू आर स्क्वायर कोन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 8 जा 24, फिर उसके बाद और कुछ हो रहा है कि यहाँ पे 2, हाँ 8 1 जा और 8 4 जा 32। तो यहाँ पे क्या है आपको, आर स्क्वायर कोन इज इक्वल टू 18 इंटू 8, ठीक है। 8 1 जा 8 4 जा, सॉरी 8 4 जा 32, तो क्या आया 4 आया। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। अब ऐसा क्यों लिखा है मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे, इधर स्क्वायर रूट किया और इधर स्क्वायर रूट किया, तो क्या आया इधर, आर कोन इज इक्वल टू अंडर रूट 18 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे
आर कोन विल बी इक्वल टू 18 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका रेडियस आ गया। अब क्या निकालना है हमें, रेडियस ऑफ द कोन पता चल गया, अब क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये स्लैंट हाइट कैसा है, अगर ये नहीं पता है तो मेरा लेक्चर आप ये क्लास 9th का जाके देख लो। ठीक है, क्लास 9th का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो जाके देख लो, उसमें पता चलेगा कैसा है, उसका भी मैंने लेक्चर बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो बस, L इक्वल टू अंडर रूट आर, ये आर क्या है, सब कोन के हैं। ठीक है, दोनों हाइट और रेडियस कोन के हैं। तो रेडियस कितना है हमारे पास अभी 36 स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, उसके आगे इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, उससे आपको मिल जाएगा इसका स्लैंट हाइट। ठीक है, और स्लैंट हाइट जैसे ही मिल जाएगा नीचे में कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसका सही आएगा आंसर उसको मैं पिन करूंगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ठीक है, तो एक कैनाल है जिसका विड्थ कितना है, मतलब ब्रेथ कितना है इसका 6 मीटर है और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ओके, इसका मतलब कैनाल कौन सी शेप का हो गया, कैनाल हो गया आपकी क्यूबॉइड की शेप का। ओके, क्योंकि इन सबके डायमेंशंस अलग है, और लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ इज 6 मीटर और हाइट इज 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है, इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें से जो कैनाल है, ठीक, इसको लंबा मान के चलो क्योंकि इसमें डायमेंशन दिया हुआ है ना। इमेजिन करो थोड़ा कि इसमें से ये कैनाल में से पानी फ्लो हो रहा है, और कैनाल कौन सी शेप का, ये कैनाल है से क्यूबॉइडल शेप का। ठीक है, अब आई क्या दिया, हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना एरिया हम लोग इरिगेट कर सकते हैं 30 मिनट्स में, और उसके साथ जो ग्राउंड है, मतलब जो एरिया को इरिगेट करना है उस ग्राउंड से हमें 8 सेंटीमीटर ऊपर पानी को स्टैंड करके रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो एरिया बोल रहा है इरिगेट करने के लिए, ये भी क्या है, ये भी क्यूबॉइडल शेप का है। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका जो हाइट दिया हुआ है वो कितना है, हाइट इज, यहाँ पे एक और क्यूबॉइडल शेप में पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको एरिया ऑफ इरिगेशन एक लैंड मान के चलो इसको। ठीक है, इसको लैंड मान के चलो, और इसमें क्या बोला है कि इसका हमें एरिया निकालना है कि 30 मिनट में इसको कितना इरिगेट कर सकते हैं। और जो वाटर स्टैंडिंग होना चाहिए बेस से, ये जो बेस है इससे वाटर जो स्टैंडिंग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब खेती करते हैं ना, कभी खेत में देखना पानी को थोड़ा ऊपर लेवल में रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो ठीक से एकदम एकदम मतलब ठीक से पानी सबको मिल पाए, इसलिए थोड़ा पानी ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो पानी कितना ऊपर रखना है, इधर 8 सेंटीमीटर ऊपर रखना है ग्राउंड से। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि जो कैनाल है उसमें विड्थ दी है और उसका हाइट दी हुई है, मगर इसमें इसका लेंथ नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो पानी इसमें था वो इसमें जा रहा है। ठीक है, यहाँ कैनाल से लेके वो जा रहा है ये इरिगेशन लैंड में। अब दो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है, एक शेप से दूसरे शेप में जा रहा है। अगर ये शेप को मैं A1 मानूं, ये शेप को 2 मानूं, तो क्या हो रहा है कि शेप चेंज हो रहा है, मगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2, ये हमें पता चल गया। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर तो वही फ्लो कर रहा है, जो इसमें फ्लो कर रहा है वही फ्लो कर रहा है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, इसमें हमें ये निकालना है कि इसमें कितना एरिया ये इरिगेट करता है। अब देखो ध्यान से देखो कि कभी भी एक अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब इसमें पूछा है कि एरिया निकालना, अब एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको एरिया में लिख सकता हूँ कि नहीं, अगर इसको एरिया में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, अगर वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज द वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं,
एरिया इंटू हाइट। तो यही सेम चीज V2 के लिए लिखना है। V2 क्या है? V2 इज द वॉल्यूम ऑफ द इरिगेशन लैंड। तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 विल बी द एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स, मतलब इसमें दोनों आ गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और इंटू जो हाइट दिया हुआ है वो कर देंगे, तो आपका तीनों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ गया। समझ में आया? तो यही तो निकालना हमें, एरिया तो निकालना, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों एक साथ निकालना है। ओके, ये चीज समझ में आ गई? कुछ और डाउट नहीं ना? चलो, अब सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पे? सबसे पहले मेरे को V1 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो V1 दिया हुआ है, ये V1 का मेरे पास ब्रेथ है और हाइट है मगर लेंथ नहीं है, तो सबसे पहले लेंथ निकालना पड़ेगा। मगर यहाँ पे एक चीज दिया है लेंथ निकालने के लिए, क्या? यहाँ पे ये बोला गया है कि इसके जो V1 के अंदर जो फ्लो कर रहा है पानी, वो कितने स्पीड से कर रहा है? वो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि स्पीड ऑफ वाटर इन फर्स्ट कैनाल, सॉरी इन कैनाल, एक ही तो कैनाल है, ठीक है, इन कैनाल इज 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो कैनाल में जो पानी फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है? एक घंटे में 10 किलोमीटर पानी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो लेंथ है कैनाल की एक घंटे के लिए वो कितनी है? 10 किलोमीटर है, क्योंकि 10 किलोमीटर पानी अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी लेंथ भी अगर 10 किलोमीटर एक घंटे के हिसाब से, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लेंथ कवर्ड बाय वाटर इन कैनाल 1 आवर में कितना? 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिए वो सब मीटर में दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1000 मीटर। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 10,000 मीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लेंथ कवर्ड बाय वाटर इन कैनाल इज इन 1 आवर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आवर में दिया हुआ है 1 आवर को, इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वैसे का वैसे आएगा, वो नीचे लिखेंगे 60 मिनट्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 10,000 मीटर। तो यहाँ पे 60 मिनट इक्वल टू 10,000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? कितना होगा? 10,000 अपॉन 60, that will be equal to 500 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। तो एक मिनट में जो पानी फ्लो करेगा कैनाल से वो कितना करेगा? 500 बाई 3 मीटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लेंथ कवर करेगा के पानी कैनाल में वो कितना करेगा एक मिनट में? 500 बाई 3 मीटर, ठीक है। तो हमें लेंथ मिल गया है 1 मिनट का, मगर हमें कितना के लिए चाहिए? हमें ये 30 मिनट के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 30 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का पता है, एक का पूछा, एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 30 इंटू 500 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3 10 जा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5000 मीटर, ठीक है। तो 5000 मीटर ऑफ लेंथ विल बी कवर्ड बाय द वाटर इन 30 मिनट्स, ठीक है। आपको लेंथ मिल गया। अब आपके पास लेंथ हो गया 5000 मीटर, ब्रेथ आपको दी हुई है 6 मीटर, हाइट आपको पता है 1.5 मीटर। तो आपको वॉल्यूम 1 निकाल सकते हो कि नहीं? ये जो वॉल्यूम 1 है इसका पूरा वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करो, निकालो। ओके, अब देखो यहाँ पे एक मिनट इसको रब कर देता हूँ, फिर हम लोग निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ में। अगर आप सोचो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के होगा तो ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है,
वो कोई ये शक की बात मतलब वो तो है ही, मगर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अगर आपको पता रहेगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे V1 विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे V1 will be equal to 5000 into 6 into height which is 1.5 which is 15/10। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो क्या आया यहाँ पे हमें, हमें आया 5000 इंटू 15 6 90। ठीक है, दैट विल बी 45000 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, कैनाल का ये वॉल्यूम है। अब इक्वेशन हमें पता है V1 इक्वल टू V2, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे V1 इक्वल टू V2, तो V1 विल बी इक्वल टू V2 को कैसे लिख सकते हैं मैंने बताया था, एरिया इरिगेटेड, क्योंकि ये जो वॉल्यूम निकाला है ये भी 30 मिनट का ही निकाला है। ठीक है, तो एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 45,000 will be equal to the area irrigated in 30 minutes into height। कितना दिया था, 8 दिया हुआ था। ठीक है, और इधर क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 8/100 मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ 830 करके। ठीक है, 830 मिनट्स करके लिख दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 45,000 इक्वल टू 830 मिनट्स इंटू 8/100। अब ये 8/100 को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे 45,000 इंटू 100/8 विल बी इक्वल टू 830 मिनट्स। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल लो, उतना आपका एरिया विल बी इरिगेटेड इन 30 मिनट्स। ठीक है, उतना एरिया आपका इरिगेट हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करें। तो बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, इसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर from a canal into a cylindrical tank in a field which is 10 मीटर in diameter and 2 मीटर deep। तो यहाँ पे क्या किया है, फार्मर ने कैनाल से लेके सिलेंडर तक एक पाइप में उसको कनेक्ट कर दिया, वो पाइप के थ्रू वो पानी फ्लो करवा रहा है। ठीक है, अब पानी का जो स्पीड है फ्लो करने का वो कितना है, दैट इज द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड, तो यहाँ पे बताना है जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितने टाइम में टैंक में पूरा फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर filled inside the cylindrical tank in how much time। तो यहाँ पे मैं टाइम लेता हूँ t मिनट्स के लिए। ठीक है, अगर t मिनट्स के लिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर सिलेंडर के अंदर पूरा भर जाता है तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर के इक्वल, की जितना बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम कैपेसिटी होगा उतना ही तो पानी भर पाएगा उतने टाइम में। उतने टाइम को मैंने लिया है t मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर t मिनट्स में पूरा सिलेंड्रिकल भर जाता है। ठीक है, अगर ये मैंने निकाल लिया कि भाई कितने टाइम में भर जाता है तो फिर मैं इक्वेशन में डाल के अगर मैं ये निकाल लिया कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर भर जाता है, अगर वो भी निकाल लिया कि t मिनट्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर भर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर इक्वेशन में डाल के दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले t मिनट्स के लिए निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में
कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये सिलिंड्रिकल टैंक में भरता है। तो अगर 1 मिनट का पता चल गया तो उसको इंटू टी कर देंगे तो टी मिनट्स का पता चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों इक्वेशन में डाल के हम लोग उसका टी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है अभी। सबसे पहले देखो हमने सबसे पहले ये निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल टैंक इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड होता है ये सिलिंड्रिकल टैंक में। ओके, अब पाइप जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो इंटरनल डायमीटर वो कितना है, डायमीटर ऑफ द पाइप इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज 0.2 मीटर। ओके, तो इसका रेडियस ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा, 0.2/2 विच इज 0.1 मीटर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पानी फ्लो कर रहा है ये पाइप के थ्रू, उसका स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ द वाटर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। मगर ये जो स्पीड है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ये पाइप के एरिया के ऊपर, कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप विच इज पाई आर स्क्वायर पाइप। ठीक है, तो इधर पाई इंटू आर स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर विच इज 0.01 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कितना स्पीड में फ्लो कर रहा है पानी इसके अंदर पाइप के थ्रू, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कर रहा है। तो इसका मतलब 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है। और इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, डेट विल बी 3000 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर आएगा क्योंकि मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। ओके, रेडियस को कन्वर्ट किया तो था यहाँ पे मीटर में, तो इसको भी मीटर में लाऊंगा। ओके, क्योंकि ये भी मीटर में दिया है ना, तो इसलिए हमें मीटर में लाना पड़ेगा। फाइनली पानी किस में आ रहा है, इसमें तो जा रहा है, तो इसके लिए हमें मीटर में ही लाना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 1 घंटे में कितना होता है, 3000 मीटर होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट में होता है 3000 मीटर। 1 घंटे को 60 मिनट में कर दिया, 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होगा ये बताओ, 3000/60। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, इधर 6 1 जा 6, 50 जा, तो आंसर कितना आया कि 1 मिनट में जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कितना है, 50 मीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट में फ्लो करता है वो कितना मीटर करता है, वो 50 मीटर करता है। और मैंने क्या बोला था कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट का पता चल जाए तो हम फिर टी मिनट्स का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या पता चल गया हमें कि 1 मिनट में वो फ्लो करता है 50 मीटर। ठीक है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे वॉल्यूम, रुको मैं एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मिनट में कितना होता है, ये 50 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, वो ये पानी जो स्पीड है पानी का 1 मिनट में कितना है, 50 मीटर है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट कितना होगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो निकाला था इनटू जो स्पीड है, स्पीड इन 1 मिनट। ठीक है, तो तभी तो वॉल्यूम निकलेगा। जितना बड़ा एरिया होगा, जितना जितना एरिया होगा, जितना स्पीड होगा, उसके हिसाब से हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा पानी का 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे एरिया क्या है, 0.01 पाई है, तो 0.01 पाई इंटू 50। ठीक है, so that will be 0.5 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये 1 मिनट के लिए, अगर यही चीज मैं टी मिनट्स के लिए बोल दूं तो कितना आएगा, तो देखो अब टी मिनट के लिए कितना आएगा, दैट विल बी, तो इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी मिनट्स के लिए
1 मिनट के लिए 0.5 पाई, तो t मिनट के लिए 0.5 पाई इंटू टी, क्योंकि एक का दिया हुआ है, 1 मिनट का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, अब मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया, अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा और इक्वल टू क्या कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.5 पाई टी विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, जो कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर दिया हुआ है आपका, डायमीटर दिया था इधर 10 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो 0.5 पाई इंटू टी विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो उसको कैंसिल करो। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ से टी मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने मिनट में पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल हो चुका है सिलेंड्रिकल टैंक में, जैसी टी मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/10 लिख सकता हूँ, इंटू टी इक्वल टू 5 इंटू 10। 10 कैसा है, 5 टू 10 से। ठीक है, अब क्या करूँगा यहाँ पे 5/10 को इस साइड लेके चले आऊँगा, तो टी विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 5 इंटू 10 इंटू 10/5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 कैंसिल, तो T विल बी इक्वल टू 100 वॉट, मिनट्स में निकाला तो 100 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को कितना टाइम लगेगा सिलेंड्रिकल टैंक में भरने के लिए, 100 मिनट्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या टेलीग्राम में जो मैंने ग्रुप बनाया है उसमें जाके ज्वाइन करो, उसमें भी डाउट हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि डिस्कशंस हो। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, और आज का चैप्टर यहीं, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। चलो, बाय।